Zakir Hussain, who was a renowned tabla player, has passed away. He has left behind an unparalleled legacy in the field of music and in the field of tabla players. He has been the greatest cultural ambassador India has ever seen. May his soul rest in peace. Let's start with the newspaper discussion. The very first article here deals with the India and Sri Lanka relation. The newly elected president of Sri Lanka has visited India, and India and Sri Lanka has had the discussion on various issues, just like we can say on the regional security, digital infrastructure, and also on the energy projects, Tamil issues and rights of fishermen. श्रीलंका की तरफ से स्टेटमेंट आई है that Sri Lanka will not allow the use of its land for harming Indian security and harming India's stability. दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट फ्रॉम श्रीलंका, लेकिन देखना ये है कि आने वाले सालों में इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस किस तरफ रुख लेंगे. लेकिन सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया के लिए अपने नेबर्स की जो स्टेबिलिटी है दैट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू हैव डिस्टर्ब्ड नेबरहुड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट योर रीजनल सिक्योरिटी, या हम बोल सकते हैं इंडियाज रीजनल सिक्योरिटी विल बी एट पीस, राइट. तो यहाँ पर हमारे लिए जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है दैट हैज टू बी अपहेल्ड, एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं दे विल बी ग्रोइंग मोर एंड मोर, बिकॉज इंडिया एंड श्रीलंका आर ओल्ड एज फ्रेंड्स, यू कैन से, राइट. तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से इसमें क्या बोला गया है, इंडिया की तरफ से जो भी लोन अमाउंट दी गई थी उसको अब आप ये बोल सकते हो ग्रांट पे बदल दिया गया है, या इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट या आप बोल सकते हैं लोन दिया है उसको अब ग्रांट्स में ही बदल दिया है, एंड एडिशनल ग्रांट भी यहाँ पर दी गई है. नाउ इंडिया हैज ऑल्सो टॉक्ड ओवर द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड तमिल इश्यूज एंड राइट्स ऑफ फिशरमैन. ऑल्दो द राइट्स ऑफ फिशरमैन एंड द तमिल इशू स्टिल नीड्स टू बी डिस्कस्ड अ लॉट, बट वेरियस अदर इश्यूज हैव टेकन प्लेस and discussions have taken place, and we are hoping for a very bright future in near future, right. Let's move on to the next article. Here you can see on the front page itself, merchandise exports fall 4.83 and touch 25-month low. The imports bill have risen by 27%. एक जंप देखने को मिला है imports में, लेकिन जो exports है and specifically अगर हम बात करें merchandise में, that has touched the lowest of 4.83% and it has been lowest of the 25 months average. तो इसमें एक balance of payment crisis उभरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जो petroleum products है उनका export dip किया है because of the fall of the prices of the petroleum products. दैट्स वाई उसमें हमें एक्सपोर्ट्स नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें अभी भी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है. तो देयर इज नॉट एन इशू ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बट येस वी नीड टू इम्प्रूव इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एज वेल, राइट. तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डाटा इसमें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Okay, next article is related to Bangladesh freedom fighters recall the 1971 liberation war. Very important article. हमने थोड़े दिन पहले जब immigration के बारे में डिस्कस किया था, we discussed about the Assam Accord, we discussed this aspect in detail. लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा से. तो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, it is about the विजय दिवस, राइट. 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट दी फोर्ट विलियम इन कोलकाता, राइट. तो वहाँ पर बांग्लादेश से भी डेलीगेशंस आए हैं, एंड दे हैव ऑल्सो paid their tributes to the heroes, to the fighters of the liberation war. Although बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है क्राइसिस की सिचुएशन है, बट स्टिल डेलीगेशन ने विजिट किया है, एंड दे हैव थैंक्ड इंडिया फॉर देयर हेल्प ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, राइट. तो अगर हम लिबरेशन वॉर के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें तो 1970 के जनरल इलेक्शंस के ऊपर हम आते हैं. एक सेकेंड. 1970 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, 1970 में जनरल इलेक्शन होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में. यू मस्ट बी नोइंग इंडिया वाज पार्टीशन्ड इन 1947 एंड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड. प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, राइट. तो 1970 में जनरल इलेक्शन होते हैं, और अपने जनरल इलेक्शन में 6 पॉइंट प्रोग्राम की हेल्प से आवामी लीग under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman has secured the majority, right. So now
the East Pakistan would be forming government under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, or you can say अवामी लीग अब यहाँ बांग्लादेश में सरकार बनाने वाली थी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने हमेशा से ही ईस्ट पाकिस्तान को एक सेकंड क्लास एरिया के तरह से ट्रीट किया था, एंड सिटीजन्स को कभी अपना माना ही नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरफ से ही एक तरह से उनको मानते थे, राइट, बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, बिकॉज उर्दू को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाया, बंगाली स्पीकिंग जो पीपल है उनके भावनाओं को हर्ट किया है, राइट। तो ये जो मल्टी एथनिसिटी है या फिर मल्टी लिंग्विसिटी है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने, एंड दे हैव बीन ट्रीटिंग देम एज द सेकंड क्लास सिटीजन। दैट्स व्हाई अवामी लीग कुड सिक्योर द मेजॉरिटी ऑल्सो। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान अब इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता था, उसने मना किया अवामी लीग को गवर्नमेंट बनाने से। दे स्टॉप्ड द अवामी लीग, दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अवामी लीग अब गवर्नमेंट बनाने ही वाली थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने रोक दिया, जिसकी वजह से ह्यूज वाइड प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, वाइड स्केल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। तो जो ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, इसको फिर मिलिट्री के हेल्प से ब्रूटली कर्ब किया जाने लगा, एंड दिस ओनली गेव राइज टू more and more protest, and also it was seen that India is helping the East Pakistan to curb the protest, and is helping the East Pakistan to protest and to harm the West Pakistan government. वो उनकी सोच थी, राइट। तो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स करी, राइट। they led the air strikes on various military bases of India. अब ये air strike करना on the military bases of India, it led to the full-fledged war, declaration of full-fledged war on December 3 December 1971। 3 दिसंबर 1971 को जब ये फुल फ्लैश्ड वॉर हुआ, तो उसमें अब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिलके सामना किया पाकिस्तानी जो सेना थी उसका, एंड उनको हराया भी, एंड फाइनली एक महज 13 दिन के गैप में ही दे लेड टू द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सरेंडर, या हम ये बोल सकते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, राइट। तो 3 दिसंबर 1971 से लेके जो 16 दिसंबर 1971 तक वॉर चला, अब यहाँ पर हराया उनकी सेना को, उनकी आर्मी को हराया वेस्ट पाकिस्तान की, एंड इट लेड टू द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। तो सरेंडर किया पाकिस्तानी जो ईस्ट पाकिस्तान कमांड थी, जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लीड हो रही थी, उसको हराया है, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवाया है, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, एंड इट इज नोन एज, दैट इज 16 दिसंबर 1971 को जब लिबरेशन वॉर एंड हुआ, एंड इट लेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो उस पूरे सिनारियो को हम लिबरेशन वॉर बोलते हैं, एंड उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के साइन होने की वजह से बांग्लादेश क्या फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 16 दिसंबर एज दी विजय दिवस। और इसमें बांग्लादेश से भी लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने, इसमें अपनी जो ट्रिब्यूट है वो पे करने टू दी फाइटर्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, एक बहुत ही छोटा आर्टिकल है। लेबर कमेटी आज सेंटर टू इंक्रीज मिनिमम पीएफ पेंशन, जो प्रोविडेंट फंड पेंशन है दैट हैज़ बीन फिक्स्ड, जो 15,000 की सैलरी विड्रॉ करते हैं हर महीने उन वेज लेबरर्स के लिए या उन वर्कर्स के लिए सरकार ने फिक्स की हुई है 1,000 रुपीज़ पेंशन पर मंथ आफ्टर देयर रिटायरमेंट, राइट। तो अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लेबर में ऑन द लेबर, दैट हैज़ अर्ज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो टू इंक्रीज दिस पेंशन, जो लिमिट है 1,000 रुपीज़ की, क्योंकि ये जो 1,000 रुपीज़ है उन लेबर्स को मिलती है जिनकी वेज सीलिंग कहाँ पर है, मतलब मैक्सिमम जो उनकी ऑन एन एवरेज जो सैलरी हो सकती है दैट हैज़ टू बी 15,000, राइट। तो उनको 1,000 रुपीज़ रिटायरमेंट के नाम पर सरकार की तरफ से दिया जाता है, और अगर 1,000 रुपीज़ उनकी पेंशन नहीं बन रही है और जो भी डिफरेंस आता है, अगर मान लो उनकी कोई पेंशन है और वो पेंशन उनकी 1,000 रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये के बीच में जो भी डिफरेंस है वो भी यहाँ पर सरकार पे करती है, राइट। तो 1,000 रुपीज़ पेंशन है सरकार की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने बोला है कि जो ये गैप है या जो भी आपने ये 1,000 रुपीज़ सेलेक्ट
सिलेक्ट किया था, दिस वाज अ डेकेड अगो, ठीक है, 10 साल हो चुके हैं इस बात को, एंड इन्फ्लेशन हैज राइजन लाइक एनीथिंग। तो आप उस जो इन्फ्लेशन है उसको उस कोस्ट को इंक्लूड करके अब इसको रिव्यू करने का हमारा टाइम आ गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पर लेकिन 4 लेबर कोड्स की बात करी गई है, 4 लेबर कोड्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2019 टू 2020, एंड देन उसके बाद हालांकि ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो वो 4 कोड्स को इंप्लीमेंट करने की भी बात करी गई है। वो 4 कोड्स कौन से हैं? दैट इज कोड्स ऑन वेजेस, एक वेजेस के बारे में, मतलब अभी तक जितने भी लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज हैं, उनको सिंप्लीफाई करके उनको सम अप कर दिया है 4 मेजर कोड्स में। तो वो 4 मेजर कोड्स कौन से हैं? पहला है वेजेस के ऊपर, दूसरा है कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, तीसरा है कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड लास्ट इज occupational safety, health and working condition। ये 4 कोड्स हैं। अभी हालांकि इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन है स्टेट्स और यूटीज को, उनके ऊपर ये अभी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आई हुई है कि आप जो पेंशन है उनको इंक्रीज कीजिए, एंड ऑल्सो ये जो 4 लेबर कोड्स हैं इनको इम्प्लाई कीजिए, राइट। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, यस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेट्स सी दिस आर्टिकल इन डिटेल। ओके, अब यहां पर बात करी गई है अबाउट एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। ये 2 फिनोमिना है। नाउ यहां पर बताया गया है दैट द पैसिफिक ओशन बिटवीन द रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन बिटवीन इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका, उनके बीच में जो रीजन है पैसिफिक ओशन का, जब उसके सी सरफेस टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, देन वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना, एंड उनको नाम दिया गया है एल नीनो एंड ला नीना। जब इनके बीच में ऑसिलेशन होता है, कभी ला नीना है, कभी एल नीनो है, फिर ला नीना है, फिर एल नीनो है, तो इस प्रकार हम इसमें देखते हैं। तो इसको कंबाइनली एक टर्म दिया जाता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ENSO, राइट। तो ला नीना क्या है, यहां पर हम देखेंगे व्हाट इज ला नीना। तो ला नीना के बारे में देखें तो जब ये टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर है, एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से कोल्डर होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, देन दैट टेम्परेचर, दैट फिनोमिना लीड्स टू वेरियस अदर फिनोमिना, एंड दैट कूलिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज ला नीना, राइट। तो कोल्डर यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर होगा, एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, यू कैन से नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलती है, नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां हमें सीवियर ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, राइट। सीवियर ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं कहां पर? अफ्रीका में। और अगर हम बात करें एटलांटिक ओशन की, तो वहां हमें क्या देखने को मिलते हैं? हरिकेन्स, अक्रेंस ऑफ हरिकेन्स, तूफान के हमें इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ला नीना ऑन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ, राइट। ओके, अगर हम बात करें अब एल नीनो की, तो एल नीनो इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है उससे वार्मर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, वार्म वाटर देखने को मिलता है, एंड इसकी वजह से इंडिया में अब ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाएंगी, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, एंड साउदर्न यूएसए में हमें ह्यूज रेनफॉल देखने को मिलती है। सो दीज फिनोमिनाज आर आल्सो एसोसिएटेड विद एल नीनो एंड ला नीना। अब की बार ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज वी एक्सपेक्टेड that by September La Nina will be occurring, and उसकी वजह से क्या होगा? harsher winter conditions. लेकिन still we can say over the North India we cannot see very harsh winters. Winters have come,
बट स्टिल वी कैनॉट से कि बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं. वी वर एक्सपेक्टिंग कि ला नीना आ जाए सितंबर में, ला नीना अकर हो जाए एंड देन उसकी वजह से हार्श विंटर कंडीशंस देखने को मिलेंगी. एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 की जो समर्स होंगी उसमें हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, थोड़ा रिस्पाइट देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2025 का जो मानसून होगा दैट विल बी अबंडेंट, दैट विल बी अबव नॉर्मल. लेकिन स्टिल ये बहुत सालों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि टिल दिसंबर ऑल्सो द ला नीना हैज नॉट अकर्ड, राइट. तो ला नीना अभी तक अकर नहीं हुआ है. इसका रीजन किसको दिया जा रहा है? क्लाइमेट चेंज को. तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंज की वजह से ला नीना और ओवरऑल हम कह सकते हैं एनसो पर इम्पैक्ट आ रहा है. एंड उसकी वजह से ओवरऑल जो सर्कुलेशन है उस पर इन टर्न जो इम्पैक्ट आ रहा है एंड उसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, राइट. तो वी वर एक्सपेक्टिंग, अभी भी कह रहे हैं कि 57% कहीं चांसेस हैं कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर इन द अर्ली जनवरी वी कैन सी दैट ला नीना माइट अकर. बट अभी तक अगर हमने ये एक्सपेक्ट किया था सितंबर में आ जाए, देयर आर स्टिल चांसेस कि ना भी अकर हो ला नीना की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है. तो ला नीना की जो कंडीशन है, अगर जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है और जो ये इवेंट्स हैं या तो हो नहीं रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो जो इनकी इंटेंसिटी है दैट इज वेरी हाई. सो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर एक और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो जुड़ गया है. क्लाइमेट चेंज को आप जिस मर्जी चाहे उस आर्टिकल में आप जोड़ सकते हो, उस कंडीशन में आप जोड़ सकते हो एनवायरमेंट में. तो क्लाइमेट चेंज का एक और इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट. नाउ हियर यू कैन सी दैट just a second. Here you can see that it is talking about, the article is talking about, discussing about the onset of La Nina and El Nino can be calculated by the ONI, that is Oceanic Nino Index. अब ये Oceanic Nino Index मापा कैसे जाता है, इसमें बताया गया है कि एक 3 मंथ का एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर लिया जाएगा, SST, that is sea surface temperature of the ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. वहाँ का 3 महीने का एक एवरेज लिया जाएगा एंड उसको फिर कंपेयर किया जाएगा टू द 30 ईयर्स, दैट इज टू दी 30-ईयर एवरेज टेम्परेचर. अगर जब हम उस टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं, उस टेम्परेचर की 2 कंडीशंस दी हुई हैं. अगर उस टेम्परेचर की कंडीशन में टेम्परेचर का जो राइज है वो इक्वल या ग्रेटर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या है, जो टेम्परेचर में एक राइज देखने को मिला है, वार्म देखने को मिला है, देन वी कैन से कि एल नीनो अकर होगा. लेकिन अगर जो ये टेम्परेचर है, जो ये एवरेज जो कंपैरिजन जो डिफरेंस आया है, अगर वो -0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, देन वी कैन से ला नीना विल अकर. और जो अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस हैं वो क्या है, -0.3 डिग्री सेल्सियस. तो चांसेस तो हैं ला नीना के अकर होने के, लेकिन जो एग्जैक्ट सिचुएशन देखने को मिल रही है, दैट एग्जैक्ट सिचुएशन जो होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए -0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर हो, तभी हम बोलेंगे कि ला नीना has occurred, and then only we can say कि जो आपके harsh winters हैं वो start होंगे, and then only we can say जो next summers हैं उसमें हमें थोड़ी सी respite देखने को मिलेगी, ठीक है. तो अभी जो present time में जो southern cities हैं, just like बेंगलुरु, just like हैदराबाद, उनमें हमें बल्कि comparatively to the North India जहाँ पे harsh winters देखने को मिलती हैं, उनसे भी ज़्यादा cold climate देखने को मिल रहा है. and this complete scenario is again attributed to the climate change. कि climate change की वजह से ये ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ में अभी माइल्ड टेम्परेचर्स हैं, लेकिन जो आज तक जब भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं किया है, उतना टेम्परेचर अब यहाँ पर साउथर्न सिटीज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है. अब इससे पहले जो ला नीना था वो कब आया था, तो ला नीना लगातार 3 साल तक अकर किया था, 2020 से लेके 2022, राइट. 2020, 2021 एंड 2022 3 ईयर कॉन्जिक्यूटिवली देखने को मिला था. एंड देन 23 में हमें एल नीनो देखने को मिला था. जो ये 3 साल का लगातार ला नीना देखने को मिला था, इसको हम एक टर्म देते हैं ट्रिपल डिप ला नीना.
ट्रिपल डिप, ला नीना। तो ट्रिपल तो हो गया 3 साल तक लगातार, और जो ये डिप है इसका मतलब क्या है, आपने देखा है ला नीना मतलब जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर में एक डिप आता है, वो कोल्डर हो जाते हैं। तो इस डिप का भी वही मतलब है, ट्रिपल डिप मतलब 3 साल लगातार ला नीना की वजह से जो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन का वो डिप कर गया था। ठीक है, तो ट्रिपल डिप ला नीना, अगर आपको क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिले, जिक्र देखने को मिले, यू कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मीटियोरोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं वो रिलेट करके दिखाए गए हैं। सबसे पहला मीटियोरोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि विंड स्पीड, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड स्पीड एंड प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर हाइट, PBLH, राइट। PBLH क्या है, प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर हाइट, द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है लैंड और एटमॉस्फेयर के इंट्रैक्शन से। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, इसकी जो लोवेस्ट लेयर है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आता है लैंड का, या जो लैंड और एटमॉस्फेयर का इंट्रैक्शन है, सबसे पहले उसका इंपैक्ट किस पे आएगा, सबसे लोवेस्ट लेयर पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर हाइट, हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है विंड स्पीड। तो जब ला नीना आकर करता है, ला नीना के केस में, ला नीना के केस में क्या हुआ था, जो विंड स्पीड है, जस्ट अ सेकेंड, विंड स्पीड है वो इंक्रीज करती है, लेकिन साथ में जो ये PBLH है, जो ये हाइट है, ये भी डिक्रीज करती है। तो अगर मान लो टेम्परेचर कोल्डर टेम्परेचर है एंड ये हाइट और भी ज़्यादा डिक्रीज कर जाए, अभी यू मस्ट बी सीइंग कि जो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का जो हाल था, पोल्यूशन का जो हाल था, उसमें आपने देखा था कि जो इंट्रैक्शन है, मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वहीं की वहीं थम गए हैं, राइट। तो अगर मान लो ला नीना आ जाए और पोल्यूशन इतना ही हो, तो उसकी वजह से एक तो हाइट वैसे ही डिक्रीज कर गई है, राइट, जो इंट्रैक्शन है, एंड साथ में कोल्डर क्लाइमेट भी है, तो पोल्यूटेंट्स वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। लेकिन इसमें फायदा क्या है, ला नीना अपने साथ लाती है इंक्रीज्ड विंड स्पीड। तो जो पॉल्यूटेंट्स, एक चांस था कि पॉल्यूटेंट्स वहीं के वहीं बैठे रह जाएं ड्यू टू डिक्रीज इन PBLH, तो वो जो विंड स्पीड है वो सारे पॉल्यूटेंट्स को अपने साथ ले जाती है, एंड अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद अ बेटर एयर क्वालिटी। ठीक है, तो बेटर एयर क्वालिटी। अदरवाइज ये तो चलो विंटर का फिनोमिना है जो हमें अभी ये स्मोक देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर में, तो वो तो अकर होगा ही होगा, बट इन जनरल वैसी कंडीशन हमें वैसे भी देखने को मिल सकती थी इन दी लेटर ईयर्स ऑल्सो। अगर ला नीना अकर इन दी लेटर जो मंथ्स है उनमें भी देखने को मिल सकती थी, अगर लेटर जो आपका ला नीना है वो अकर ना हो, विंड स्पीड इंक्रीज ना हो, राइट। तो ये एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है ला नीना। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट ईयर we can see that La Nina occurs and monsoons give a very high rate average rainfall. तो उसकी वजह से abundant rainfall की वजह से we are expecting high productivity also. So it will be interesting to see कि next year La Nina कब तक enter करता है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी हम अभी लास्ट थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे पिछले आर्टिकल्स में, आइए इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। तो आर्टिकल 124, just a second, article 124 and 217 it deals with the removal of the Supreme Court and High Court judges, and इसके लिए एक मोशन पास होना होता है, किसी भी हाउस में वो मोशन आप पास करवा सकते हो, and that motion has to be passed, that bill has to be passed, not bill, we can say the motion has to be passed by not less than the 2/3 of the members of that house present and voting, and also by a majority of the total membership of that house। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी है जो किसी भी जज के रिमूवल के प्रोसेस में जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी से ही जजेस को आप रिमूव कर सकते हो, और जो रिमूव फाइनली जो मेन उसमें जो से रहेगा वो किसका रहेगा, प्रेसिडेंट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो जो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी है, ये किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 124 एंड 217। तो जो ये आर्टिकल्स में मेंशन है, तो क्या ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, तो क्या ये जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है क्या ये डिफाइन किया गया है, तो आंसर इज नो, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम मिसकंडक्ट की बात करें, तो अगर हम मिसबिहेवियर की बात करें, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो वो है मिसकंडक्ट हो सकता है,
करप्शन हो सकता है, इंटेग्रिटी का लॉस हो सकता है, और अगर हम इनकैपेसिटी की बात करें तो मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं रही है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, राइट। तो इन दो बेसिस के ऊपर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पर, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आफ्टर अ मोशन हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। तो वो जो मोशन है वो किसी भी हाउस में प्रपोज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा में पहले हो या लोकसभा में पहले हो, दोनों हाउसेज में से भी किसी भी हाउस में वो पास हो सकता है, लेकिन वो पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है, और वो मेजॉरिटी अगर यहाँ पर वो मोशन को पास कर देती है, देन दैट जज हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, राइट। देन यहाँ पर बताया गया है द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ द the detailed procedure for removal is provided in the Judges Inquiry Act 1968। इसमें बोला गया है कि अगर आपको किसी भी जज को रिमूव करना है, देन एक नोटिस भी दिया जाएगा, पहले एक नोटिस पास होगा जिसमें दैट हैज टू बी साइंड बाय 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और अगर वो नोटिस दिया जा रहा है लोकसभा में, देन वहां पर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैज टू पास दैट नोटिस, एंड देन उसके बाद ही वो मोशन प्रोसीड किया जा सकता है। तो अभी का जो सिनेरियो है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ जो मोशन अभी पास हो रहा है, उसमें राज्यसभा में ही वो प्रपोज किया गया है, एंड 55 MPs ऑफ राज्यसभा हैव पास्ड इट, राइट। देन नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि जो वो मोशन है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, दैट इज ऑल्सो अप टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस, राइट। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द हाउस, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो चाहे तो उसको नकार भी सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है दैट देयर आर चांसेस कि वो एक्सेप्ट ना हो, बिकॉज जो चेयरमैन है उनके खिलाफ भी अब मोशन यहाँ पर नोटिस आ चुका है उनको रिमूवल प्रोसेस के लिए। सो दैट इज वाई यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट है कि करंट इशू क्या है, क्यों उनको रिमूव किया जा रहा है। उनको रिमूव इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ही हैड मेड certain communal remarks on certain community, and उसकी वजह से जो reinstatement, here you can say the reinstatement of values of judicial life adopted by the Supreme Court 1997, जिसमें code of conduct by the judiciary has been given। जो higher officials हैं judiciary में, उनके लिए code of conduct यहाँ पर दिया गया है, उसके according यहाँ पे बताया गया है that you have to behave and you have to conduct yourself in such a manner कि जो लोग हैं, जो people हैं, उनका faith in judiciary reaffirm होता रहे, ना कि एक big question mark लगे। तो अगर कोई जज कोई इस पोजीशन पर होकर ये शो कर रहा है दैट ही इज रिमार्किंग ऑन द कम्युनल बेसिस, तो इसकी वजह से जो फेथ है लोगों का या जो इंटेग्रिटी है जुडिशरी ऑफिसर्स की, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई दिस मोशन इज नाउ बीइंग पास्ड, राइट। उस मोशन के लिए भी ये नोटिस आया है एंड आगे देखना है कि ये यहाँ पर कैसे पास होता है। तो हालांकि जो जजेस इंक्वायरी बिल है 2006 का, वो पास नहीं हुआ था, जिसमें मिसबिहेवियर को एंड जो प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया गया था, राइट। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो ये इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इतना आसान होता जजेस को रिमूव करना तो किसी भी जज को पार्लियामेंट में आप अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रिमूव कर सकते थे, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी जज को रिमूव करना। उसकी इंडिपेंडेंस यहाँ पर जो जुडिशरी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी देखना है कि इट इज़ लाइकली कि जो जज है इट इज़ लाइकली टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम टू एक्सप्लेन हिज स्टैंड कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है। उनका जो इन हाउस प्रोसीडिंग है वो भी अलग से होता है, जुडिशरी की भी अपनी अलग कमेटी है, जो हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था। वो एक प्रॉपर होता है, जो कंप्लेन आएगी वो सुप्रीम कोर्ट के CGI के पास आ सकती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आ सकती है, प्रेसिडेंट के पास भी आ सकती है, और वो इन हाउस जो आपकी कमेटीज़ हैं उनको फॉर्म करके उसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए एंड अपने आप को जो ये पब्लिक एम्बैरसमेंट है इससे आप बचा सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।